नमस्कार मित्रों, मैं विनय पाठक दिल्ली एस के इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं, बजट 2023-24। तो आपको पता होगा कि अभी हम 5 वीडियो की श्रृंखला में, जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 और छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 को लेकर 5 वीडियो के माध्यम से आप सबसे जुड़ रहे हैं। और इस 5 वीडियो का लक्ष्य और टारगेट ये है कि जितने भी वनडे एग्जाम अथवा पीएससी मेंस की जो परीक्षा है या व्यापम के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उसमें मुख्यतः जो बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न यहां से आपके कवर हो जाए। साथ ही साथ आप एसे का प्रिपरेशन करते हैं, आप किसी भी विचार अथवा मान लीजिए महिला विकास या बाल विकास या स्वास्थ्य विकास से संबंधित जब आपको कंटेंट अथवा आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो निसंदेह वो आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के ही आप एग्जाम में लिखने के लिए विवश होते हैं अथवा आपकी वो मांग होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैं आज उपस्थित हूँ आप सबसे चर्चा करने के लिए, जो हमारा टॉपिक रहेगा बजट 2023-24। ठीक है, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 6 मार्च 2023 को बजट को लॉन्च किया गया। ठीक है, इसके क्या क्या फैक्ट हमको देखने की आवश्यकता है या क्या क्या हम इसमें जाने, इस पर एक बार हम विचार करते हैं। देखिए, जब बजट से संबंधित एक सामान्य हम परिचर्चा करें तो आप याद रखिएगा, बजट सत्र 1 से 24 मार्च 2023 के मध्य रखा गया था। इस बार जो बजट का सेशन था, सत्र, वो सत्र कब से कब तक था आपका? 1 से 24 मार्च। साधारणतः देखा जाता है कि व्यापम की परीक्षा हो गई अथवा पीएससी के किसी वनडे एग्जाम में ऐसे सामान्य से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि बताइए वर्ष 2023 में बजट सत्र का अवधि क्या था। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी बीच में आपको ध्यान होगा कि होली था, इसलिए 7 से 12 मार्च के बीच में यहां पर एक अवसान अथवा मैं कहूंगा अवकाश रखा गया था, हॉलीडे था, जो कि 7 से 12 मार्च। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना पश्चात ये 23वें क्रम का बजट था, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 नवंबर 2000 को जब राज्य का गठन किया गया तो उस समय मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री प्रमोद कुमार जोगी जी थे और उनके द्वारा पहला बजट 2001 में लाया गया। और 2023 उस क्रम के हिसाब से देखेंगे तो कौन से क्रम का बजट हो जाएगा आपका? 23वां क्रम का बजट हो जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा ये जो लाया गया है, इस बात को याद रखेंगे कि ये 5वीं विधानसभा चल रही है और ये 5वीं विधानसभा का आपका अंतिम बजट है। ठीक है, 5वीं विधानसभा का अंतिम बजट और मुख्यमंत्री बघेल जी के द्वारा ये 5वां बजट लाया गया है उनके कार्यकाल का। और इस जो चुनाव के द्वारा 5वीं विधानसभा बनी हुई है, इसका ये अंतिम बजट है। ठीक है, इसके अलावा आप कहेंगे कि इसे 6 मार्च 2023 में प्रस्तुत किया गया, यानी इसका जो प्रेजेंट करने का जो डेट है वो लगभग दोपहर 12:35 के आसपास इसे जो है 6 मार्च 2023 को प्रस्तुत किया गया। खास बात जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये हो जाता है आपके लिए कि इस बार बजट का आकार यानी हम कहेंगे कि छत्तीसगढ़ के कुल विकास को लेकर, यानी समग्र होलिस्टिक डेवलपमेंट के अप्रोच को लेकर यहां पर 1,21,500 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। कितनी राशि है ये, तो क्या बताएंगे आप? 1,21,500 करोड़। जबकि पिछली बार की बजट में 1,04,000 करोड़ की राशि थी। इसमें अनुपूरक राशि 11,000 करोड़ जो थी वो जोड़ी गई, जिससे ये 1,15,000 करोड़ के आसपास पहुंच गए। ठीक है, 3 अनुपूरक बजट लाए गए पिछले बार के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि बहुत बेसिक स्तर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बजट 2022-23 का आकार क्या था। तो आप बताएंगे वो आकार है 1,21,500 करोड़। इसे 6 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया। चूंकि इसे वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर प्रस्तुत करते हैं और अभी जो वित्त मंत्रालय है वो मुख्यमंत्री जी के पास ही है, इसलिए उन्होंने उसको क्या किया है? प्रस्तुत किया है। आगे देखते हैं, ये कुछ चर्चा के बिंदु हैं कि हम इसे अलग अलग बिंदुओं पर डिस्कशन करेंगे, ये आगे आएंगे। देखिए, इस बार का जो बजट है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि इस बार के बजट में, जैसा कि मैंने आपसे चर्चा किया, व्यय की जो राशि रखी गई है वो 1,21,500 करोड़ है। जबकि यहां पर जो
आय होगा, कुल जो इनकम रखा गया है वो अनुमान है कि 1,21,501 करोड़ के आसपास होगा। खास ये है कि जो राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डिफिसिट जो है इसे 15,200 करोड़ के आसपास माना जा रहा है और ये लगभग कुल राज्य के घरेलू उत्पाद का 2.9% है। तो यहां पर जो सबसे खास बात है वो ये है कि बजट का आकार पुनः आप ध्यान रखेंगे कितना है, 1,21,500 करोड़। ठीक है, इसके पश्चात कुछ फैक्ट हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहां पर पहले से ही मैंने प्रयास किया है कि कलर से हाईलाइटेड हो ताकि आपको वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ध्यान में रहे। तो जब हम राजस्व व्यय की बात करते हैं तो जैसे मैंने अभी जैसे आपसे चर्चा किया कि ये राजस्व व्यय जो है वो 85% है और पूंजीगत व्यय जो है वो कितना है, 15% है। इसके अलावा अगर मैं किसी वर्ग विशेष की बात करता हूं तो 33% जो है वो एसटी समुदाय यानी अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। 12% के आसपास जो है अनुसूचित जाति के लिए खर्च किया जाएगा। सामाजिक के लिए 41% और आर्थिक क्षेत्र में 36%। अगर आप कभी मतलब इनको ऐड करके देखें तो आपके मन में आएगा ये तो 100 को क्रॉस कर जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये 33% कहा जा रहा है तो 33% जो एसटी के लिए यहां पर एक्सपेंडिचर अथवा व्यय को निर्धारित किया गया है तो ये 33% उनके पूरे ओवरऑल अप्रोच को लेकर है, यानी उसमें स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है, उसमें योजनाएं भी जुड़ी हुई हैं, उसमें चिकित्सा भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सभी को मिलाकर ओवरऑल 33%। जबकि जब हम सामाजिक सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वो कितना है, 41 है। यानी इसमें से कुछ परसेंटेज के आंकड़े आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए ये आपको ऐसा दिख रहा है। इसको टोटल के हिसाब से आप कंसीडर मत कीजिएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये होता है कि अनुसूचित जनजाति विकास के लिए इस बार बजट में हम बात करेंगे तो लगभग 33% के आसपास क्या किया गया है, राशि रखी गई है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जिसको आपको एग्जाम के लिए साधारणतः देखा जाता है। जो वनडे एग्जाम होते हैं वो वनडे एग्जाम में ऐसे ही पॉइंट को क्या किया जाता है, पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ और भारत के लिए एक तुलनात्मक हम विवरण देखें। ठीक है, उस तुलनात्मक विवरण में हम देखेंगे कि भारत का जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 8% है, सॉरी छत्तीसगढ़ का जो ग्रोथ रेट है वो 8% है, जबकि भारत का 1% कम यानी 7% है। छत्तीसगढ़ का कृषि का विकास दर 5.9% है, जबकि भारत का 3.5% है। अगर मैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ग्रोथ की बात करूंगा यानी विकास दर की ग्रोथ रेट की बात करूंगा तो वो रहेगा 7.8% छत्तीसगढ़ के लिए, जबकि भारत के लिए कितना हो जाता है, 4.1% हो जाता है। छत्तीसगढ़ में यहां पर जो सर्विस का जो ग्रोथ रेट है वो 9.2% है, जबकि भारत में ये 9.1% है। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 1,33,898 रुपए है, जबकि भारत में 1,70,620 रुपए है। पिछले वर्ष की तुलना में छत्तीसगढ़ में ये राशि 10.93% बढ़ी है, जबकि भारत में ये राशि 13.74% बढ़ी है। तो ये एक भारत और छत्तीसगढ़ का एक तुलनात्मक विवरण है जिसमें आपको जानना होता है कि छत्तीसगढ़ और भारत के ग्रोथ रेट में, कृषि में, सेवा में, उद्योग में, अलग अलग हमको सेक्टर्स में क्या पॉइंट हैं और वहां से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको लेकर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में अधिकतर इस प्रकार के डिजिट पूछे जाते हैं कि भारत का अथवा छत्तीसगढ़ का कृषि, उद्योग, सेवा, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, और यहां पर मैं बात कर रहा था ओवरऑल ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये 2022-23 के लिए। ठीक है, जबकि ध्यान दीजिएगा 2023-24 के लिए जाएंगे तो भारत का जहां पर 6.0 से 6.8 तक दिखता है। ठीक है, तो ये एक अलग पॉइंट हो जाता है, बट आर्थिक सर्वेक्षण में 2022-23 को बेस बनाकर ही ये कंटेंट आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा हम प्राप्तियों की बात कर रहे हैं यानी रिसिप्ट, कहां से हमको क्या क्या अमाउंट मिल रहा है। तो ये ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझिएगा। 88% यानी 88%, देखिए टोटल जो 100% हमको राशि मिल रही है उस 100 में 88% अमाउंट जो है हमको राजस्व प्राप्ति के तौर पर मिलता है। यानी हमको
जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उसका अमाउंट कितना है आपका, तो क्या बताएंगे 88%। जबकि जो हमारा यहाँ पर फिजिकल रिसिप्ट जो है यानी पूंजीगत जो यहाँ पर हमको मिलती है राशि वो रहता है 12%। इसमें खास बात यह है कि जो राजस्व प्राप्ति है, ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहा हूं, राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति में सबसे बड़ा योगदान जो है वो मिलता है राज्य के स्वयं के कर का। इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो आप बताएंगे राज्य के स्वयं के कर का। जबकि पूंजीगत प्राप्ति जो है इसमें सबसे बड़ा योगदान शुद्ध लोक ऋण का है। ठीक है, तो 2 पॉइंट याद रखना है, राजस्व प्राप्ति कुल प्राप्ति का 88% है, जबकि पूंजीगत प्राप्ति कुल प्राप्ति का कितना है 12% है। इस राजस्व प्राप्ति में 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है केंद्र स्तर पर, एक होता है राज्य स्तर पर। तो केंद्र स्तर पर हमको केंद्र से अनुदान मिलता है और केंद्र से कर का हिस्सा मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा केंद्र के अनुदान की राशि कम है, केंद्र किसकी राशि ज्यादा है, तो आप बताएंगे केंद्र से जो कर का राशि मिलता है राज्य को उसका हिस्सा ज्यादा है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा हिस्सा मिलता है राज्य के स्वयं के कर के राजस्व से। ठीक है, तो आपको 2 पॉइंट, इस 88 में सबसे बड़ा योगदान जो है 53% वो राज्य के स्वयं के कर का है, जबकि पूंजीगत प्राप्तियों में यहां पर 74% पार्टिसिपेशन तो केवल किसका है, शुद्ध लोक ऋण का है, यानी नेट पब्लिक लोन का है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। अब व्यय कहां किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर व्यय के लिए कुछ तो यहां पर इसकी बात की जाए, देखिए सामाजिक सेवाओं के लिए 41%, सामान्य सेवाओं के लिए 23% और आर्थिक सेवाओं के लिए 36%। यानी इसको हम सामान्य, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक सेवा के हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करके स्टडी कर रहे हैं। जबकि इसी को अगर हम इसके तौर पर देखें जो अभी मैंने चर्चा किया, 55% सामान्य वर्ग के लिए, 33% अनुसूचित जनजाति और 12% अनुसूचित जाति के लिए क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। यानी जो 1,21,500 करोड़ रुपए की जो बजट की राशि है, वो बजट की राशि अनुसूचित जनजाति के लिए समग्र विकास में 33%, अनुसूचित जाति के लिए 12% और इसके बाद जितने भी समुदाय बच रहे हैं उन सभी को मिलाकर 55% क्या किया जाएगा, वहां पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो व्यय किया जा रहा है उस व्यय में सबसे बड़ा जो योगदान, मतलब सबसे बड़ा जहां पर मैक्सिमम एक्सपेंडिचर की कल्पना की जा रही है वो है आपका सहायक अनुदान। ठीक है, क्या किया जाएगा आपका सहायक अनुदान। सहायक अनुदान मतलब जो खाते में योजना के माध्यम से सीधे सीधे अमाउंट ट्रांसफर किए जाते हैं, जो ग्रांट अमाउंट होता है, अनुदान राशि होती है, उस अनुदान राशि के तहत कुल खर्च का 29.01% तो राशि उसी में ही जाना है। ठीक है, यानी टोटल जो एक्सपेंडिचर रखा गया है उस टोटल एक्सपेंडिचर में 29.01%, जैसे आप देखते हैं सबके लिए न्याय किया जाता है, परित्यक्त महिला, ठीक है, निराश्रित व्यक्ति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो पहले 350 था, इस बार उसको 500 रुपए कर दिया गया है। तो यहां पर आप देखते होंगे, जैसे आप देखते होंगे कि राजीव गांधी भूमिहीन कृषक योजना जो है, ठीक है, कृषि मजदूर योजना है। तो इस प्रकार की योजनाओं में जो ग्रांट जो अमाउंट होता है या अनुदान राशि होता है उसमें सहायक अनुदान के तौर पर सबसे बड़ी राशि यहां पर खर्च की जाएगी। और दूसरा जो सबसे न्यूनतम की आशा की जा रही है वो लगभग 5.69% जो है वो ब्याज के तौर पर यहां पर क्या किया जाएगा, खर्च के लिए अनुमान लगाया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम अगर विभागीय बात करें कि अलग अलग डिपार्टमेंट में कितनी राशि बजट में हमको खर्च करने के लिए देखने के लिए मिल रहा है, तो याद रखेंगे 19,489 करोड़ रुपए जो है स्कूल शिक्षा विभाग के लिए, 10,332 करोड़ रुपए पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए, ठीक है, 10,070 करोड़ रुपए कृषि विभाग के लिए, 7,652 करोड़ लोक निर्माण विभाग के लिए, ऊर्जा विभाग के लिए 6,665 करोड़, गृह विभाग के लिए 6,520 करोड़, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के लिए 6,464 करोड़, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण के लिए 5,497 करोड़, नगरीय प्रशासन के लिए 5,361 करोड़, जल संसाधन के लिए 3,607 करोड़। तो आप यहां पर देख पाएंगे कि इतनी विभागों के अलग अलग राशि आवंटन आपको दिया गया हुआ है।
लेकिन हम जो एग्जाम का प्रकृति देखते हैं या परीक्षा के नेचर को अगर समझें तो हमको ये देखने के लिए मिलता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रेड में यहाँ बॉक्स में बनाए हुए हैं, जैसे एक कृषि विभाग को एग्जाम में ज्यादा पूछता है। इसके बाद इस विभागीय के आधार पर सबसे अधिक जो है स्कूल शिक्षा विभाग, इसमें 19,489 करोड़ रुपए का खर्च किया जाना है। और सबसे कम इस ग्राफ के हिसाब से जल संसाधन विभाग, जिसमें 3,607 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। तो आप मुख्यतः ऊर्जा है, कृषि है, ठीक है, स्कूल शिक्षा है और यहाँ पर जो जल संसाधन विभाग है, इनकी राशि को आप याद रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एग्जाम में देखा जाता है कि सीधी तौर पर, जैसे आप देखिए पिछले बजट से प्रश्न जो पूछे गए तो उसमें सीधे सीधे पूछता था कि कृषि के विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो आपको वो अमाउंट को आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, जिससे वो एग्जाम में आए और वो प्रश्न आपसे वहां पर बन जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। देखिए अब यहां पर कुछ निर्णय की बात करेंगे हम कि कुछ प्रशासनिक मतलब निर्णय लिए गए बजट में बड़े बड़े। जैसे अगर मैं कृषि ऋण माफी की बात करता हूं तो आपको पता होगा कि लगभग 4 वर्ष कुछ महीने या लगभग मैं बात करूंगा 4.5 वर्ष की अवधि के आसपास जो है शासन का, मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के शासनकाल की अवधि लगभग अगर कहा जाए तो 4.5 वर्ष के आसपास एक अवधि बीतने को आ गई है। ठीक है, अगर हम बजट के ठीक पहले की बात करें, यानी बजट आपका 6 मार्च 2023 को लाया गया, तो फरवरी एंड तक अगर हम देखें, ये 18 दिसंबर 2017 से लेकर, ठीक है, लगभग अगर मैं बात करूंगा, देखिए अवधि जो है तो यहां पर 17 दिसंबर 2018 से लेकर मैं बात कर रहा हूं आपका फरवरी एंड 2023 तक की स्थिति के विषय में विचार करेंगे। तो याद रखिएगा यहां पर 17,96,000 कृषकों का इस योजना के तहत 8,744 करोड़ रुपए माफ किया गया है। ठीक है, कितने कृषकों का? 17,96,000 कृषकों का 8,744 करोड़ रुपए माफ किया गया। इसी में आप ध्यान रखिएगा खरीफ वर्ष 2019 से प्रारंभ किया गया आपका राजीव गांधी किसान न्याय योजना, और इसमें अब तक 16,415 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। यानी इसमें जो टोटल पेमेंट किया गया है उसकी राशि कितनी है? 16,415 करोड़। आपको पता होगा कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना चलता है। ठीक है, और इस न्याय योजना के तहत ऐसे परिवार, ठीक है, जिनके पास कृषि के लिए भूमि नहीं है, खुद की भूमि नहीं है, लेकिन वो दूसरों के भूमि पे जाकर क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। लैंडलेस फार्मर है मतलब वो, ठीक है, लैंडलेस मैं लेबर फार्मर्स है कह सकता हूं कि वो एक प्रकार से कृषक मजदूर है, भूमिहीन है। ऐसे लोगों को पहले 6,000, बाद में इसे बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 7,000 रुपए जो है 3 किस्त में ये राशि इनको प्रति वर्ष दिया जाएगा, प्रति फैमिली दिया जाएगा। इसमें पूरा का पूरा ग्रामीण क्षेत्र था, और आगे चलकर जो है विशेषता इसमें जनजातीय क्षेत्रों में आने वाले जो पुरोहित हैं, जिनको हम गुनिया, बैगा, ठीक है, अलग अलग नाम से जानते हैं, उनको भी इसके अंतर्गत क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। तो आप याद रखिएगा इसी श्रेणी में इसका एक्सपांशन किया जा गया है, यानी इस बार इसको नगर पंचायत में को भी क्या कर दिया गया है? इसमें ऐड कर दिया गया है। यानी नगर पंचायत क्षेत्र में भी अगर कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं तो इनको भी क्या मिलेगा? यहाँ पर 7,000 रुपए प्रति वर्ष प्रति परिवार के हिसाब से दिया जाएगा, अगर वो लैंडलेस फार्मर के अंतर्गत है अथवा वो नगर पंचायत के स्तर पर वो जनजातीय पुरोहित अथवा स्थानीय स्तर पर जो शिल्पकला से जुड़े हुए मजदूर श्रेणी के लोग हैं उनको दिया जाएगा। ठीक है, इस बार जो आपके लिए खास रहा वो था बेरोजगारी भत्ता। आपको पता होगा कि बेरोजगारी भत्ता का लंबे समय से छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं में इसको लेकर आशाएं थी, तो इस बार उसको लेकर मापदंड और इसका निर्धारण किया जा चुका है। तो याद रखिएगा बेरोजगारी भत्ता जो है प्रति माह 2,500 रुपए प्रति बेरोजगार छात्र को दिया जाएगा, प्रति बेरोजगार व्यक्ति कहा जाए एक्चुअल में। तो ध्यान रखेंगे 2,500 रुपए प्रति माह, ये 2 वर्ष के लिए अभी डिसाइड किया गया है। इसकी अवधि जो है अभी जो है वर्तमान में 2 वर्ष निर्धारित करके इसमें 250 करोड़ रुपए की राशि का यहां पर आवंटन किया गया है। तो इस बजट में बेरोजगारी भत्ता के तहत 250 करोड़ रुपए और प्रति बेरोजगार व्यक्ति को यहां पर 2,500 रुपए प्रति माह की बात की गई। बस इसके लिए कुछ मापदंड दिए गए हैं। पहला, रोजगार
एवं पंजीयन जो कार्यालय है, ठीक है, वहां पर वो पंजीकृत हो यानी रजिस्टर्ड हो, पहला पॉइंट। दूसरा, वो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो। तीसरा, उसकी आयु जो है 18 से 35 वर्ष के बीच में हो, यानी 18 से कम ना हो और 35 से ज्यादा ना हो। और अंतिम, उसका जो एनुअल इनकम है, वार्षिक आय, वो 2.5 लाख से कम हो, मतलब 2.5 लाख से ज्यादा ना हो। इस बात को यहां पर क्या किया गया है, स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पहले यहां पर इसके लिए 350 रुपए दिया जाता था प्रति माह, ठीक है। अब 350 रुपए से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया गया है, 500 रुपए कर दिया गया है। इसमें ध्यान रखेंगे कि इसके अंतर्गत निराश्रित व्यक्ति आते हैं, मतलब जिनके पास कोई सहारा ना हो, बुजुर्ग आते हैं, दिव्यांग आते हैं, विधवा और परित्यक्त। ये 5 क्षेत्रों में यहां पर क्या किया जाएगा, 350 के स्थान पर कितना मिलेगा, 500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, जिसको यहां पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, कुछ निर्णय लिए गए, जैसे कि जो मध्याह्न भोजन रहता था, रसोइये जो भोजन बनाते थे, ठीक है, उनको अब 1500 रुपए प्रति माह की बजाय 1800 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, ठीक है। जो स्वच्छता कर्मी स्कूल में कार्य करते थे, उनको 2500 के स्थान पे अब 2800 रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा जो स्वावलंबी गौठान है, स्वावलंबी गौठान के जो गौठान की जो समिति होती है, स्वावलंबी गौठान के जो अध्यक्ष होंगे, वो अध्यक्ष को 750 रुपए और उपाध्यक्ष को 500 रुपए प्रति माह की दर से भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा खास बात जो था वो ये बहुत चर्चा का विषय है कि आपको पता होगा, पहले मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत अगर हम देखें तो 15,000 रुपए दिया जाता था। बजट के द्वारा इस 15,000 को 25,000 रुपए किया गया और इस बार 2023-24 के बजट में इसको ठीक दुगुना कर दिया गया, यानी महंगाई के स्तर को देखते हुए कि इसमें अलग अलग मापदंड होते हैं, बीपीएल परिवार होना चाहिए, ठीक है, जिसका विवाह हो रहा है उसकी आयु सीमा का एक मापदंड रहता है, ठीक, तो वो एक अलग पहलू है। हम इस बात को ध्यान रखें कि इसमें जो राशि दी जाती थी, पहले ये राशि 25,000 रुपए होती थी, अब इस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 50,000 रुपए। और इसके लिए इस बजट में लगभग हम बात करेंगे 38 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा गया है, यानी 38 करोड़ रुपए की राशि इसमें आवंटित की गई है। इसके साथ ही साथ देखें तो अब छत्तीसगढ़ शासन की जब हम बात करते हैं तो अभी के वर्तमान में जैसे आप देखेंगे कि नरवा, गुरुआ, घुरुआ, बाड़ी काफी चर्चा में रहा, एला बचाना है संगवारी, ठीक है, आप सुनते थे बार बार इस चीज को। और नो डाउट ये एक बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास में इसकी एक अहम भूमिका हमको दिखती है। इसी ही क्रम में मुख्यमंत्री जी के द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर रीपा महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को लॉन्च किया गया। आप इसको इस घटना से परिचित हैं, आप इसको जानते होंगे, ठीक है, इसको मैंने करंट में भी आपसे चर्चा किया हुआ था पहले। तो ये जो रीपा है, जिसका मकसद है कि ग्रामीण स्तर पर जो गौठान है, उस गौठान पर अलग अलग प्रकार के कुछ यूनिट लगाए जाए और उससे लाइवलीवुड यानी आजीविका को प्रमोट किया जाए। उसमें मान लीजिए जैसे इमली प्रोसेसिंग सेंटर लग जा रहा है, अनेक प्रकार के प्रसंस्करण के केंद्र बन जा रहे हैं। तो इसमें 2 निर्णय मंशा अनुरूप दिख ही रहा था और ये बजट में हमको दिखाई देता है कि पहला चीज जो स्मॉल कॉटेज जो इंडस्ट्री के तौर पर उसको डेवलप करना है, यानी लघु कुटीर उद्योग के तौर पर अब महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप किया जाएगा। तो एक पॉइंट, और दूसरा अब जो एक प्रकार से हम बात करेंगे महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क को अब गांव के साथ साथ शहरों में भी स्थापित किए जाएंगे। तो 2 बड़े निर्णय हैं। पहला, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर डेवलप करने के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि, इस बात को ध्यान देंगे, कितनी राशि, 50 करोड़ रुपए की राशि को यहां पर आवंटित किया गया। और साथ ही साथ इस बात को आश्वस्त करते इसकी घोषणा की गई कि अब जो ग्रामीण औद्योगिक पार्क है वो औद्योगिक पार्क नगरीय क्षेत्र में भी हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि नवा रायपुर जो अटल नगर है, वहां से लेकर हम बात करेंगे दुर्ग तक लाइट मेट्रो की सेवा का परिचालन किया जाएगा, यानी वो सर्विस स्टार्ट होगी। इस बजट में इसकी बात कही गई है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिए कुछ निर्णय और हैं, जैसे
आपको पता होगा स्वामी आत्मानंद जो विद्यालय है वो शिक्षा के स्तर को देखते हुए काफी ज्यादा चर्चा में है, और इससे शिक्षा का स्तर ही नहीं बकायदा हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है शिक्षा को लेकर। तो इस बजट में 101 अंग्रेजी माध्यम स्वामी आत्मानंद विद्यालय की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। अभी जो है 269, जिसमें 247 जो है वो अंग्रेजी में और 32 जो है वो हिंदी माध्यम में चल रहे हैं, यानी ये 279 कितनी बात करेंगे, 279 टोटल अभी स्वामी आत्मानंद विद्यालय है। 15 अगस्त 2022 में इसकी संख्या को और बढ़ाने की घोषणा की गई। इसके साथ साथ बजट में 870 करोड़ रुपए, इस राशि को ध्यान देंगे, कितनी राशि है टोटल, 870 करोड़ रुपए को यहां पर इसके लिए डेडिकेट किया गया है, और इसके द्वारा अंग्रेजी माध्यम के 101 नए स्वामी आत्मानंद विद्यालय स्टैब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ इस बात तो करंट में भी आप जानते थे कि 25 करोड़ रुपए की राशि के साथ कोरबा पश्चिम में 1320 मेगावाट विद्युत क्षमता का उत्पादन का यूनिट स्थापित किया जाएगा। ये 660 मेगावाट के 2 इकाइयां होंगी, और इसको लेकर अभी जो है यहाँ पर 25 करोड़ रुपए की राशि क्या कर दी गई है, आवंटित कर दी गई है। इसके बनने के पश्चात या इसके प्रोडक्शन स्टार्ट होने के पश्चात हम देखेंगे तो राज्य में विद्युत उत्पादन की क्षमता 4000 मेगावाट को क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो 2800 समथिंग 2884.7 मेगावाट के आसपास अभी जो है विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा याद रखेंगे 4 स्थानों पर नवीन चिकित्सा महाविद्यालय का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कबीरधाम, जांजगीर चांपा, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, भरतपुर के अंतर्गत आने वाला मनेन्द्रगढ़, साथ ही साथ दंतेवाड़ा जिला में स्थित जो गीदम है वहां पर क्या काम किया जाएगा, नवीन चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। इसके लिए 200 करोड़ रुपए की राशि इस बजट में प्रावधान किया गया है। देखिए ये कुछ पॉइंट है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक है, जो एग्रीकल्चर में आपने स्टार्टिंग में देखा था कि कितनी राशि एग्रीकल्चर में अलॉट की गई है, देखिए मैं एक बार फिर से आपको उसी पेज पर लेके चलता हूं। यहां पर तो आपने देखा था कि एग्रीकल्चर में 10,070 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। कितनी राशि आवंटित की गई है, 10,070 करोड़। तो इस 10,070 करोड़ को कहां कहां इन्वेस्ट करने की बात कही गई है, यहां पर ये लिखे हुए हैं कुछ पॉइंट इसमें से। जैसे मैं आपसे बात करूं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6,800 करोड़ रुपए तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत, 60 करोड़ रुपए जो है वो गन्ना उत्पादक कृषकों को दिया जाएगा। इसके अलावा यहां पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग बातें यहां पर जो है वो रखी गई हैं कि कहां कहां कितनी राशि जो है आपका खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। मैं 2 को ही बात कर रहा हूं, 6,800 करोड़ रुपए जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, और 60 करोड़ रुपए जो है गन्ना उत्पादक को। ठीक है, कुछ और निर्णय समझे हम तो देखिए इस बार आपको पता होगा धान खरीदी को लेकर भी एक बड़ा निर्णय आया कि पहले धान खरीदी जो है वो प्रति एकड़ अभी तक जो किया गया, ठीक है, लास्ट टाइम जो आपका हुआ 1 नवंबर 2022 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक धान का खरीदी किया गया। धान टोटल जो है आपका 107.53 लाख मीट्रिक टन के आसपास हुआ, और ये पहला अवसर था जहां पर धान खरीदी राज्य ने 23 वर्षों में क्या किया, शतक लगाया, यानी एक प्रकार से 100 के आंकड़े को पार किया। ठीक है, इसी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पिछले 4 वर्षों की उपलब्धि यहां पर रखी गई है कि पिछले 4 वर्षों में 11,42,000 कृषक की संख्या में वृद्धि हुई है जो धान बेचे हैं। इसी के साथ साथ 50 लाख मीट्रिक टन धान बिकने की क्वांटिटी में वृद्धि हुआ है। ये लास्ट 4 इयर्स का एक इंप्रूवमेंट है। वर्तमान में 23,92,000 लोगों ने धान को बेचा है, कृषक परिवार थे उतने, और 107.53 लाख मीट्रिक टन धान को बेचा गया। इस बार आपको पता होगा कि रायपुर में, एकमात्र रायपुर में हमारे पास उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित है, लेकिन यहां पर राजनांदगांव और रायगढ़ 2 क्षेत्रों को और प्रस्तावित कर दिया गया, यानी इन दोनों क्षेत्रों में भी नया उर्वरक और गुड़, यहाँ पे उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला यानी फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी की स्थापना यहां पर की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अभी अभी आपने देखा 6,800 करोड़ रुपए दी जाएगी इस वर्ष में।
इसमें 26,41,000 फार्मर्स जो हैं वो लाभान्वित होंगे और इनके कुल 34,06,000 के आसपास रकबा जो है इसमें क्या है, रजिस्टर्ड है। ठीक है, गन्ना में याद रखेंगे 60 करोड़, अभी मैंने चर्चा ही किया है। और एक खास बात चर्चा का है कि आपको पता होगा कि समूचे भारत में 75 टोटल वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमियां हैं। ठीक है, और ये भारत इस बार आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था और उसी में ही कुल संख्या जो है वो 75 हो गई। इसी को ध्यान में रखते हुए या इसी से प्रोत्साहित होकर हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में वेटलैंड के विकास के लिए या वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का गठन किया। ठीक है, इसकी बात कही गई, क्या कहा गया, छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण, और इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान यहां पर किया गया है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की जो भूजल संरक्षण की क्षमता है उसके सर्वेक्षण के लिए यहां पर लिडार टेक्निक के द्वारा 187 करोड़ रुपए क्या किया गया है, आवंटित किया गया है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कुछ संस्थाओं के गठन की बात की गई है, जैसे रायपुर में ही स्थापित करने की बात कही गई, सीड लॉ इन्फोर्समेंट, राज्य स्तरीय कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला, ये इंपॉर्टेंट है, किसान सुविधा केंद्र, ये राजनांदगांव और सरगुजा में प्रारंभ स्थापित किया जाएगा किसान सुविधा केंद्र। इसके अलावा शासकीय बीज प्रगुड़न क्षेत्र धमधा दुर्ग में, पान अनुसंधान केंद्र छुई खदान में, हाईटेक नर्सरी जो है गंडई में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है अटल नगर रायपुर में, रासायनिक एवं जैविक कीटनाशक का गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर में, राज्य पशु गृह एवं पशु औषधालय दतरेंगा रायपुर में, मत्स्य प्रक्षेत्र एवं हेचरी जो है वो दुर्ग सुकमा और बालोद में। तो ये कुछ संस्थाएं हैं और इन संस्थाओं का संबंध जो है वो पूर्णतः कृषि से संबंध रख रहे हैं, तो इनको अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम यहां पर। नेक्स्ट देखिए, यहां पर कुछ योजनाओं की हम बात करेंगे। इस बार बजट में काफी योजनाएं हमको देखने के लिए मिलती है, जैसे पीडीएस डीलर्स मार्जिन योजना। तो यहां पर अनाज की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर इस योजना को लाया गया है, खाद्य विभाग के द्वारा इसको देखा जाएगा। निवेश प्रोत्साहन योजना, निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत अगर आप देखेंगे तो जितने भी आईटी सेक्टर्स हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन आईसीटी जो है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, या मैं बात करूंगा सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित, छत्तीसगढ़ में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पहले 11 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी पिछले बजट में, इस बार यहां पर 26 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ई धरती परियोजना, छत्तीसगढ़ के राजस्व भूमि का लिडार तकनीक के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा पूरा सर्वेक्षण कराने के लिए ये योजना लाया गया है। छत्तीसगढ़ कल्चर कनेक्ट योजना, अब छत्तीसगढ़ के बाहर जितने भी पर्यटन के क्षेत्र है वहां पर छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों के ठहरने को लेकर छत्तीसगढ़ जन भवन निर्माण का एक लक्ष्य रखा गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ के बाहर किसी पर्यटन पे जा रहे हैं, मैं एग्जाम्पल जैसे बोल रहा हूँ, काशी विश्वनाथ मंदिर आप गए तो वहां पर अब ऐसा कुछ सर्वेक्षण करके इसमें टारगेट में एक स्थान को लिया जाएगा और वहां पर एक छत्तीसगढ़ जन भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें जाकर यहाँ के स्थानीय लोगों को एक सामान्य मूल्य अथवा निशुल्क, आगे प्रोविजन समझ में आएगा, वहां पर ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। ई चिकित्सा योजना, छत्तीसगढ़ के 10 कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर घर बैठे चिकित्सीय सुविधा के लिए लाया गया। सौर सुजला योजना पहले से चल रहा है, इसमें जो है 600 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, आपको पता होगा ये काफी चर्चा में है, अभी हाल ही में 21 मार्च को इस योजना को लॉन्च किया गया। ठीक है, इस योजना को छत्तीसगढ़ के समूचे 33 जिलों में लॉन्च किया गया और इसका लक्ष्य है कि जो कॉमर्शियल ट्रीज होते हैं, यानी व्यवसायिक जो वृक्ष होते हैं, वो व्यवसायिक वृक्ष को प्राइवेट लैंड में क्या किया जाए, प्लांटेशन करके वहां से एक ग्रोथ को बढ़ाया जाए। ठीक है, आगे आप बढ़ेंगे तो देखिए कौशल्या समृद्धि योजना महिला रोजगार के लिए लाया गया है। मुख्यमंत्री बाल उदय योजना, यहाँ पर जो बाल संप्रेषण केंद्र होते हैं वहां पर बच्चों को ठहरने के लिए 18 से 21 वर्ष कर दिया गया है। यूनिफाइड डिजिटल एप्लीकेशन योजना डीपीआरसीजी की जो वेबसाइट है उसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए यहाँ पर याद रखेंगे 5 करोड़ रुपए की राशि दी गई है।
ये 2 पॉइंट नए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब से छत्तीसगढ़ के जनजातीय और गैर जनजातीय क्षेत्रों में जो पर्व मनाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए एक मैं एग्जांपल लेता हूं, मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना, इसमें क्या काम किया जाएगा, 1 वर्ष के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है जनजातीय पर्व के लिए। जैसे सरहुल हो गया, ठीक है, जैसे मैं कर्मा पर्व की बात करूं, तो जो जनजाति स्पेसिफाइड है उनके पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए एक निधि फंड के तहत 5 करोड़ रुपए, और इसी प्रकार से गैर जनजाति जो नॉन ट्राइब्स फेस्टिवल है, ऐसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए 5 करोड़ रुपए, और इसमें मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना के तहत दिया जाएगा। इसी के साथ ध्यान रखिएगा चाक परियोजना। देखा गया कि कोविड के दौर में प्राइमरी और जो मिडिल स्कूल के जो बच्चे थे, प्राथमिक और माध्यमिक शाला के जो छात्र हैं, वो कोविड के बाद दोबारा स्कूल पढ़ने नहीं गए, मतलब थोड़ा सा उनकी संख्या में बहुत गिरावट पाई गई, और उसी गिरावट को सुधारने के लिए या उनको पुनः विद्यालय से जोड़ने के लिए या विद्यालय की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 400 करोड़ रुपए की राशि से इस परियोजना को संचालित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना, शालाओं में जितने भी स्कूल्स हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को रीडेवलप करने के लिए, कई बार छत गिरता रहता है, दीवार ढहती रहती है, उनको सुधारने के लिए 500 करोड़ की राशि के साथ इस योजना को लाया गया है। ठीक है, कुछ योजनाएं और देखें हम। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना मेडिकल के लिए, ठीक है, मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, व्यावसायिक पढ़ाई के लिए इसको लाया गया है। पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना, ये कुछ नया है, याद रखिएगा 50 लाख तक का सरकार लोन देगी, जिसमें 25 लाख तक जो है बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट में दिए जाएंगे। ठीक है, आमचो बस्तर पुलिस कैंटीन, तो ये पूरे बस्तर संभाग के 7 जिलों में वहां के पुलिस के लिए एक कैंटीन की सुविधा यहाँ पर लाई जाएगी। मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना, इसमें धरोहर मित्र बनाए जाएंगे। जैसे आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर में जाएंगे, तो वहां के लक्ष्मण मंदिर को स्पेसिफाई करने के लिए, वहां के डिटेल बताने के लिए कि हाँ भाई इस मंदिर को जो है रानी वासटा ने बनाया अपने पति की स्मृति में, ठीक है, और ये शासनकाल जो था वो महाशिवगुप्त बालार्जुन का था। तो ये आप हम जो पीएससी की तैयारी से जुड़े हुए या इतिहास से जुड़े हुए व्यक्ति वो जानेंगे, लेकिन वो सामान्य व्यक्ति नहीं जान पाएंगे जो सामान्यतः वहां घूमने के लिए जाते हैं। तो उनको उस विषय की बोधता के लिए और वहां उस स्थान की सुरक्षा और पुरातात्विक सामग्रियों को बचाने को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के द्वारा धरोहर मित्र नियुक्त किए जाएंगे, और इस योजना का नाम दिया गया है मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना लाया गया है। इस विरासत झरोखा योजना में क्या काम किया जाएगा कि जितने भी शासकीय कार्यालय और कॉलेज हैं, इस शासकीय कार्यालय और कॉलेज जैसे मान लीजिए कलेक्टर के निर्देश और उनके मार्गदर्शन और उनके अनुशंसा पर, ठीक है, शासकीय दफ्तरों को चुना जाएगा और वहां पर पुरातात्विक सामग्रियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। जैसे मान लीजिए रतनपुर से सिक्के प्राप्त हुए हैं, कॉपर प्लेट हैं अलग अलग, तो उनको जीजीयू हो गया है, अलग अलग कॉलेज हो गए, तो वहां पर प्रदर्शनी लगाया जाएगा और लोगों को निःशुल्क वहां पर जाकर देखने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से राज्य रिसर्च फेलोशिप योजना, जितने भी रिसर्च वर्क में जो टैलेंटेड पर्सन है उनको क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बेरोजगारी भत्ता योजना जो है वो गुणवत्तापूर्ण जो है आपको स्किल प्रोवाइड कराई जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। नवा पिलर योजना जो है वो ट्रांसजेंडर यानी थर्ड जेंडर जो है, जो उभयलिंगी व्यक्ति हैं, उनके समग्र विकास के लिए लाया गया है। 25 लाख रुपए इसकी एक राशि है। ठीक है, कुछ और पॉइंट को समझते हैं। जैसे कबीरधाम में जंगल सफारी आप सुने होंगे, 2 करोड़ रुपए राशि यहाँ पर जो है आवंटित की गई है। इसी तरीके से कुछ संस्थाओं के बारे में बात की गई, जैसे साइबर थाना की स्थापना रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में की जाएगी। इसके अलावा स्मार्ट थाना कुम्हारी जिला दुर्ग में और महिला थाना जो है दंतेवाड़ा में। कुछ खेल अकादमी की बात यहाँ पर रखी गई है। जैसे अगर हम बात करेंगे तो ये प्रयास किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ शासन जो है वो कहीं ना कहीं तीरंदाजी को राजकीय खेल के स्तर पर प्रमोट करने के
दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां पर तीरंदाजी खेल अकादमी बस्तर और रायपुर में स्थापित किया जाएगा। आर्चरी एकेडमी, मलखंब जो है वो नारायणपुर में, एडवेंचर स्पोर्ट एकेडमी जो है वो आपका बस्तर में, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खेल एकेडमी जो है वो क्या है आपका रायपुर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ये खेल की कुछ संस्थाएं हैं जो स्थापित करना है और वहां पर साइबर थाना से रिलेटेड पॉइंट है। इसके अलावा यहां पर ध्यान रखिएगा कुछ सांस्कृतिक आवास और पर्यटन की बात कही गई है और कुछ ध्यान रखिएगा महोत्सव की बात कही गई है। ठीक, जिसमें कौशल्या महोत्सव चंद्रखुरी रायपुर में प्रतिवर्ष मनाया जाएगा और इसके लिए यहां पर 10 करोड़ की राशि दी गई है। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 12 करोड़ से मनाया जाएगा प्रतिवर्ष। इसके अलावा आप बताएंगे आदिवासी संग्रहालय की स्थापना भोरम देव मंदिर के समीप कबीरधाम में किया जाएगा और इसके लिए कुल 3 करोड़ की राशि आवंटित है। इसी प्रकार से सिरपुर प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी महासमुंद में। एरो सिटी की स्थापना रायपुर में, कॉमर्शियल हब जो है रायपुर को बनाया जाएगा। और ये पॉइंट याद रखिएगा ऑफ कैंपस सेंटर। तो आपको पता होगा कि हमारे एशिया का सबसे पुराना संगीत विश्वविद्यालय जो आप पढ़ते हैं यहाँ पर इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ क्षेत्र, जिला खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी फॉरेनर्स हैं, विदेशी हैं, इनको जाकर अगर कोई इंक्वायरी करनी है, ठीक है, या यहाँ के कुछ और ऑफिशियल वर्क के लिए मतलब उस विश्वविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। रायपुर में इसका एक सब सेंटर स्थापित किया जाएगा और उस सब सेंटर को बोला जाएगा ऑफ कैंपस सेंटर। ऑफ कैंपस सेंटर यानी आप वहां पर जाकर रायपुर में क्या कर सकते हैं, वहां से वह उसके इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय से जुड़े हुए कॉलेज, वहां पर मिलने वाली डिग्रियां और वहां के प्रोविजन फीस, इन सभी की जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने जैसे चर्चा किया एरो सिटी जो होता है एयरपोर्ट रायपुर के समीप ही स्थापित किया जाएगा। कॉमर्शियल हब के तौर पर रायपुर छत्तीसगढ़ को विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर बजट में ये मुख्य कुछ बातें थी। तो ध्यान रखेंगे ये आपके 5 वीडियो की श्रृंखला में ये तीसरा क्रम का वीडियो है। अगले चौथे क्रम के वीडियो में हम आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत आने वाले कुछ बिंदु, जैसे इस बार जनगणना को लेकर आर्थिक सर्वेक्षण में अलग अलग पहलू हमको दिखते हैं। खास तौर पर जो अलार्मिंग स्टेज हमको दिखता है वो है सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात, जहां पर बार बार भारत सरकार और राज्य शासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि लिंगानुपात को बढ़ाया जाए, यानी प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को बढ़ाया जाए। जिसमें आप देखते हैं कि भारत का जनगणना 2011 में 943, छत्तीसगढ़ का 991, जो कि बड़ी मात्रा में इसमें गिरावट हमको देखने के लिए मिलती है कि छत्तीसगढ़ पहले पायदान में 955, भारत ओवरऑल टोटल 900, ठीक है, और हरियाणा जो था वो पहले की तुलना में गिरावट है, लेकिन प्रतिशत गिरावट की तुलना में अगर देखें तो हरियाणा में कम तो सबसे है जरूर, लेकिन वहां पर उतनी कमी हमको देखने के लिए नहीं मिलती जितनी अन्य राज्यों में गिरावट प्रतिशत के आधार पर देखने को मिलती है। तो अगले क्लास में हम जनगणना, इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण की सहकारिता, खनिज, उद्योग, इन सब बिंदुओं के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।